जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की क्लास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसमें हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? हमारा टॉपिक होने वाला है शरीर से ऊर्जा व्यय की अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बट इसके पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, क्या हमने यानी कि किस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास ये क्लास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होम साइंस के साथ साथ आपको जी की जीएस की भी क्लास इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था कैलोरीमेट्री क्या होता है। जी हाँ, कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री के सिद्धांत देखे थे, जिसके अंतर्गत हमने भोज्य पदार्थों का अंतिम मुख्य घटक क्या होता है, ऊर्जा होता है। शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन से प्राप्त होती है, एक्सेट्रा। हमने जो है ये सारे चीज़ें हमने पॉइंट्स के रूप में देखे थे, किसमें? कैलोरीमीटर के सिद्धांत के अंतर्गत। साथ ही साथ हमने चर्चा किया था कि शरीर से ऊर्जा के व्यय के दो विधियां होती, यानी कि व्यय मतलब जो हम अपने शरीर से जो ऊर्जा खर्च करते हैं उसकी दो विधियां हैं। दो विधियों से उस ऊर्जा को मापा जाता है। कौन सी? जिसको हम खर्च करते हैं, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री और अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक से ध्यान दीजिए, कैलोरीमेट्री से एक व्यक्ति की एक दिन की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको नापा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री देखा था कि प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री क्या होता है। और शरीर से व्यय ऊर्जा को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो अटवारा अरोसा बेनेडिक्स का श्वसन कैलोरीमीटर यंत्र के नाम से जानते हैं। और ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में हमारे प्रीवियस क्लास में चर्चा की हुई थी। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इजीली आपको वहाँ से क्लास मिल जाएगी। बहुत ही डिटेल में हमने इस टॉपिक पे चर्चा की हुई है। और साथ इसी के साथ साथ हमने देखा था श्वसन गुणांक क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि श्वसन गुणांक क्या होता है, तो व्यक्ति द्वारा निकाली गई CO2 का आयतन तथा उसके उपयोग में ली गई O2 के आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक, अर्थात रेस्पिरेटरी क्वेटन कहते हैं। ये देख लीजिए, श्वसन गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? RQ इज इक्वल टू CO2/O2। फिर हमने देखा था भोज्य पदार्थों का श्वसन गुणांक, यानी कि कार्बोज में श्वसन गुणांक कितना होता है? 1.0, वसा में 0.7 और प्रोटीन 0.82 थी। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा हमारे प्रीवियस क्लास का कि हमने क्या पढ़ा था। देखते हैं आज की क्लास। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री क्या होता है, अर्थात इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के बारे में जानते हैं। इस विधि से शरीर से ऊष्मा व्यय को मापने के लिए अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि व्यक्ति से एक निश्चित समय अर्थात 5 से 10 मिनट, ये 5 मैंने एग्जाम्पल दिया है 5 से 10 मिनट, 10 से 15 भी हो सकता है, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो एक निश्चित समय यानी कि 5 से 10 मिनट तक शारीरिक क्रिया करवाई जाती है। इस क्रिया के दौरान जो O2 ग्रहण किया जाता है तथा CO2 को छोड़ा जाता है, उसकी मात्रा ज्ञात की जाती है। 1 लीटर O2 की मात्रा 4.825 किलो कैलोरी के बराबर होती है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है कि 1 लीटर O2 की मात्रा कितनी होती है, तो इज इक्वल टू 4.825 किलो कैलोरी के बराबर होती है। इसी आधार पर शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा भी ज्ञात की जाती है। शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारे शरीर में कुल ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो उम्र एवं शारीरिक वृद्धि, शारीरिक क्रियाशीलता अर्थात फिजिकल एक्टिविटी, मांसपेशीय क्रियाएं अर्थात मस्कुलर एक्टिविटीज। नंबर 4 गर्भावस्था एवं दुग्ध स्त्रावण अवस्था अर्थात प्रेगनेंसी एंड
लैक्टेशन, नंबर 5 जलवायु क्लाइमेट, नंबर 6 शारीरिक स्वास्थ्य अर्थात फिजिकल हेल्थ, नंबर 7 लिंग भेद अर्थात सेक्स डिफरेंस, नंबर 8 है विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया अर्थात स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, नंबर 9 आधारीय चयापचय जिसको हम क्या बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी जो हमने पॉइंट्स देखे ये जो है शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकताओं का प्रभावित करने वाले क्या हैं, ये कारक है। और इन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। तो नंबर 1 उम्र और शारीरिक वृद्धि कैसे शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो उम्र तथा शारीरिक वृद्धि का आपस में घनिष्ठ संबंध है अतः इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही शारीरिक वृद्धि भी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। शैशवावस्था अर्थात इसको हम क्या कहते हैं इन्फेंसी, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि क्या होती है, तीव्रता से होती है। इस कारण इस अवस्था में उन्हें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस अवस्था में? शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। जन्म के समय जिस शिशु का वजन 3 से लेके 3.5 केजी का होता है अर्थात किसी बच्चे का 3 किलो का होता है, किसी का 3.5 केजी का होता है, वही शिशु 1 वर्ष के होते होते 9 से 10 किलो का हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा 3 किलो या 3.5 किलो का पैदा होता है वो 1 वर्ष का होते होते 9 से 10 किलो का उसका वजन हो जाता है। अर्थात 1 वर्ष के भीतर वजन में 3 गुना उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः ऊर्जा की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होगी। किशोरावस्था में भी शरीर में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं। नए तंतुओं एवं कोषों का क्या होता है, निर्माण होता है। अस्थियों का विकास होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है, यौन परिवर्तन होता है। साथ ही किशोर किशोरी अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील अर्थात एक्टिव रहते हैं। इस कारण शरीर में क्या होती है, ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। प्रौढ़ावस्था जिसको हम एडल्टहुड कहते हैं, तो प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, शरीर के तंतुओं की वृद्धि एवं विकास नहीं होता। अतः इस अवस्था में शरीर निर्माण के लिए नहीं बल्कि शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः प्रौढ़ावस्था में कैलोरी मांग उनकी शारीरिक क्रियाशीलता एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। साधारण परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कम तथा अधिक परिश्रम यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज जो करते हैं, अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में ऊर्जा की मांग कम हो यानी कि बहुत ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर के तंतुओं का निर्माण नहीं होता बल्कि क्या होता है, विनाश होने लगता है। इस कारण आधारीय चयापचय दर अर्थात बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जिसको हम BMR कहते हैं, BMR का फुल फॉर्म क्या है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट में कमी हो जाती है। शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं भी धीमी एवं कम हो जाती है। कब? वृद्धावस्था में। अतः अब उन्हें केवल जीवित रहने तथा सामान्य क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैलोरी की दैनिक मांग को हम देख लेते हैं एक टेबल के अकॉर्डिंग। तो डेली अलाउंसेस ऑफ एनर्जी, उम्र एवं शैशवावस्था और मांग देख ले। उम्र एवं अवस्था और कैलोरी की मांग कितनी होती है, तो शैशवावस्था 0 से 6 माह और 6 से 12 माह कितनी कैलोरी चाहिए, 108 किलो कैलोरी केजी शरीर वजन के हिसाब से। 6 से 12 माह 98 किलो कैलोरी क्या है, शरीर के वजन के हिसाब से। जितने किलो का बच्चा हो उसके हिसाब से 98 किलो कैलोरी चाहिए। बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष 1240 कैलोरी आवश्यकता होती है। 4 से 6 वर्ष के बच्चे को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, 1690। 7 से 9 वर्ष 1950 और 10 से 12 वर्ष का बच्चा जो होता है उसको कितनी कैलोरी चाहिए, 2000 से लेकर 2300 तक किलो कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए बाल्यावस्था में जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है उसकी कैलोरी की मांग क्या होती जा रही, इंक्रीज होती जा रही है। वहीं किशोरावस्था की बात आप देख सकते हैं, लड़का 13 से 15 वर्ष उसको 2450, लड़की की वही बात की जाए तो 2060 और लड़का 16 से 19 वर्ष का है तो उसको कितने किलो कैलोरी चाहिए, तो 2640 और लड़की 16 से 19 वर्ष की है तो उसको कितने किलो कैलोरी चाहिए, 2060। वयस्क जिसको अभी हम बात कर रहे थे एडल्ट का, तो
कम क्रियाशील जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो वो देख लीजिए। मध्यम क्रियाशील, ये आप देख सकते हैं अधिक क्रियाशील। महिला कम क्रियाशील, वही कब की बात कि वहाँ वयस्कावस्था है, वृद्धावस्था में देख लीजिए कैलोरी की मात्रा कितनी कम हो गई, 2000 पुरुष की और महिला की 1700। तो ये आप टेबल देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टाफ मार्क कर लीजिए कि डेली अलाउंसेस ऑफ एनर्जी की कितनी मात्रा होती है, इसमें उम्र हो गया और कैलोरी की मांग कितनी होती जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसका मैं कहूँगी स्क्रीनशॉट अवश्य लेके रख लीजिए, बहुत ही आपको हेल्प ये करने वाला है ये टेबल। दूसरा देख लेते हैं शारीरिक क्रियाशीलता। ये क्या देख रहे हैं, फैक्टर इफेक्टिव देख रहे हैं। तो शारीरिक क्रियाशीलता अर्थात फिजिकल एक्टिविटी व्यक्ति की कैलोरी मांग शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। मनुष्य को जीवन यापन के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ व्यवसाय को अवश्य ही चुनना पड़ता है। हल्के कार्य करने वाले व्यक्ति को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि अत्यधिक कठिन श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक मजदूर को एक शिक्षक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मजदूर होता है फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी हद तक करता है और शिक्षक का काम क्या होता है, मैक्सिमम बैठने वाला काम होता है। शारीरिक क्रियाशीलता को आहार वैज्ञानिकों ने निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला है साधारण या कम क्रियाशीलता अर्थात सेडेंटरी वर्क। इस श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो केवल मानसिक कार्य करते हैं तथा शारीरिक श्रम बिल्कुल भी नहीं करते। इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनके लिए 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम वजन प्रति घंटा के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे व्याख्याता जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, चिकित्सक, डॉक्टर, क्लर्क आदि। उदाहरण, माना किसी वयस्क व्यक्ति का वजन कितना है, 70 किलो है, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होगी। कोई वयस्क यानी कि एडल्टहुड का कोई व्यक्ति है और वो 70 केजी का है, तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए एक दिन में। तो आपको क्या करना है, 70 × 1 × 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1680 किलो कैलोरी ऊर्जा उसको क्या है प्रतिदिन चाहिए। किसको? एक वयस्क जो 70 केजी का जो व्यक्ति है, वयस्क है, उसको कितनी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन, 1680 किलो कैलोरी ऊर्जा। आई होप उदाहरण से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा है मध्यम क्रियाशीलता अर्थात मॉडरेट वर्कर। तो इस श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो मानसिक श्रम तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ हल्के फुल्के शारीरिक कार्य भी कर लेते हैं। इन्हें मध्यम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण, शिक्षिका जो विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ घरेलू कार्य, खाना पकाना, बर्तन धोना, सब्जी काटना आदि कार्य भी करती है। सी अधिक क्रियाशीलता हैवी वर्कर। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कठिन से कठिन शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे हल चलाना किसान, हल चलाता हुआ किसान, बोझ उठाता मजदूर, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, कुली, रिक्शा चालक आदि। इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देख लीजिए जो हमने पढ़ा है इसके माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। शारीरिक क्रियाशीलता, तो शारीरिक क्रियाशीलता कम क्रियाशील, ऊर्जा की मांग पुरुष को कितना है और महिला को कितनी है जो कम क्रियाशील। मध्यम क्रियाशील, ऊर्जा की मांग पुरुष को और महिला को। अधिक क्रियाशील, ऊर्जा की मांग पुरुष को और महिला को। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट है हमारा मांसपेशीय क्रियाएं अर्थात मस्कुलर एक्टिविटीज़। व्यक्ति के शरीर में कुल ऊर्जा मांग मांसपेशियों की क्रियाशीलता पर भी निर्भर करती है। बस्करकिक ने ध्यान दीजिएगा, बस्करकिक के अनुसार बैठे रहने की स्थिति में लेटे रहने की अपेक्षा अधिक शक्ति व्यय होती है। यानी कि क्या बोल रहे हैं ये बस्करकिक, कह रहे हैं कि बैठे रहने की स्थिति में, ध्यान दीजिए क्या बोला, बैठे रहने की स्थिति में लेटे रहने की अपेक्षा अधिक शक्ति व्यय होती है। यानी कि जब आप बैठे रहते हैं तो आपकी शक्ति क्या होती, अधिक ऊर्जा आपकी व्यय होती है। बैठकर पढ़ने की अपेक्षा खड़ा होकर पढ़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खड़े होने से ऊर्जा ज़्यादा व्यय पैदल चलने से एवं दौड़ने में लगती है। कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक मांसपेशियों को कार्य करने के लिए कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाह्य क्रियाओं के कारण होने वाला शक्ति व्यय इन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 कार्य के प्रकार व मात्रा, नंबर 2 शरीर का आकार, नंबर 3 कार्य की तीव्रता तथा नंबर 4 कार्य करने की दक्षता। धीरे धीरे कार्य करने की अपेक्षा जल्दी जल्दी कार्य किया जाए तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है, क्योंकि मांसपेशियों की तीव्रता से कार्य करना पड़ता है। साथ ही अधिक ऊर्जा भी व्यय होती है। ऊर्जा की मांग व्यक्ति के कार्य करने की दक्षता
अर्थात एक्सपराइजेशन पर भी निर्भर करता है। प्रारंभ में कोई भी कार्य किया जाता है तो वह धीरे धीरे संपन्न होता है तथा साथ में अधिक ऊर्जा व्यय होती, क्योंकि व्यक्ति को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति को काम करने का सही तरीका मालूम नहीं रहता। परंतु जैसे जैसे काम में दक्षता, कुशलता एवं निपुणता हो जाती, वैसे वैसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती। क्यों? क्योंकि अब तक उसे काम करने का सही तरीका मालूम हो जाता है, अब वह कम शारीरिक श्रम करने लगता है। तो ये देखिए एक टेबल है जिसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि विभिन्न भौतिक क्रियाओं में व्यय होने वाली ऊर्जा, जैसे कि सोने में कितनी ऊर्जा आपकी व्यय होती है, ठीक है, शांत लेटे रहने में कितनी होती, झाड़ू लगाने में कितनी ऊर्जा आप व्यय करते हो, स्नान नहाने में कितनी आपकी ऊर्जा व्यय होती है, खिड़की साफ करने में कितनी, दौड़ने में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। तो दौड़ने में होती है कितनी, दौड़ने में होती है फ्रेंड्स 33.08 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। तो सबसे ज़्यादा व्यय ऊर्जा कहाँ होती है? आपकी रनिंग में। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे क्या, मैं तो आपसे कहूँगी आप लेके रख लीजिए, आपको समझने में ये क्या होगा, इजी हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, ये देखिए, ये आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा सा वो पड़ जाता है ना, तो कोई नहीं, ये दिख रहा होगा ना, ये देखिए। कोशिश तो मैंने पूरी की है, फिर भी आपको चाहिए तो बताइएगा, फिर से इसका स्क्रीनशॉट खुद ही भेज दूँगी। तो ये यहाँ तक, तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है किसी भी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। बट प्लीज़ रिस्पॉन्स अवश्य किया करें, क्योंकि जब रिस्पॉन्स करेंगे तभी तो हमें आपका डाउट पता चलेगा। आज की क्लास में क्या हमने पढ़ा, एक बार क्लास को कंप्लीट करते करते क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री क्या होता है, शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने उम्र एवं शारीरिक वृद्धि, शारीरिक क्रियाशीलता, मांसपेशियां, मतलब कई सारे पॉइंट जिसमें हमने कहाँ तक कवर किया, हमने देखा मांसपेशीय क्रियाएं, यहाँ तक हमने आज की क्लास को कवर किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो ये तो हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गर्भावस्था एवं दुग्ध स्त्राव अवस्था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे और यहाँ से लेकर के अपना जो हमारा 9 है, ये पूरे शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और हाँ प्लीज़ रिस्पॉन्स देना मत भूलिए, फीडबैक अवश्य दिया करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।